हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलरता के बारे में। ठीक, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम देखते हैं मोलरता क्या होती है। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर लिए हैं। ठीक, उस कंटेनर में हमने 1 लीटर विलयन भर दिया। आप कोई भी विलयन ले सकते हैं, मतलब चाहे जो हो। तो 1 विलयन ले लिया। उस विलयन में हम क्या कर रहे हैं, किसी विलय पदार्थ को मिला रहे हैं। तो विलय पदार्थ में जो विलय पदार्थ हम इसमें मिला रहे हैं विलयन में, उसके मोलों की संख्या जो है वो n है। ठीक, n मोलों की संख्या वाला विलय पदार्थ हम 1 लीटर विलयन में मिला रहे हैं। तो हम सीधे कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा जो होती है वो 1 लीटर विलयन में, मतलब किसी विलयन के 1 लीटर में मिलाए गए मोलों की संख्या जो होती है वो विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, तो यहाँ हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। इसको हम लिख के लाए हैं ताकि यहाँ वीडियो में लिखना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब इसके फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो मोलरता बराबर होता है दोस्तों विलय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर हम विलय का आयतन लीटर में ले रहे हैं। ठीक, हमेशा लीटर में लेंगे। और मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर आपको एक चीज़ आना चाहिए दोस्तों, विलय के मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए रोक दे रहे हैं और इसके आगे हम फिर देखते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसकी विलय के मोलों की संख्या कैसे तो इसके विलय की मोलों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों, विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर जब जो हमने फार्मूला डेवलप किया था, क्या मोलरता m बराबर n/v, मतलब n/v मतलब इसके जो आयतन हो गया वो v हो गया। ml में यहाँ हमने लिया है, अगर हमने ml में लिया है तो 1000 से गुणा कर दिया है। ठीक, लीटर में बदलने के लिए यहाँ पर n/v यहाँ हमने लिया है। n यहाँ पे क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। तो n इज इक्वल टू जो होता है मोलरता, मतलब मोलरता कह रहे हैं सॉरी, यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर जो होता है वो भार बटे अणुभार होता है। यहाँ हमने लिखा स्मॉल w बाई स्मॉल m। ठीक, स्मॉल w बाई स्मॉल m लिखा है। तो यहाँ से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। इस फार्मूले से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल w बराबर जो है वो विलय का भार है, स्मॉल m बराबर जो है वो विलय का अणुभार है। ठीक, और यहाँ पे जो b बराबर दिया गया है वो विलयन का आयतन दिया गया है। तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। यहाँ से आप मोलों की संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालने के बाद उसका मान रख देंगे। और यहाँ पे जो मेन फार्मूला आपका डेवलप होता है दोस्तों वो होता है m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू v। ठीक, यहाँ पे ये हो गया इसका आयतन ml में और गुणे 1000 हमने कर दिया है। और इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक जो होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसमें हम चलिए पढ़ते हैं मोलरता क्या होती है, कैसे मोलरता को ज्ञात किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, इस वीडियो में हम आसानी से सीख जाएंगे कि मोलरता क्या होगी, इसके बाद आप नहीं भूलेंगे। ठीक, तो चलिए हम बिना देर के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हमने देखिए एक पात्र लिया है। ठीक, और इस पात्र में हमने क्या किया है, 1 kg विलायक आप ले सकते हैं जैसे पानी। ठीक, पानी आपका विलायक का कार्य करता है। जैसे आप पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो पानी आपका विलायक हो गया, चीनी आपका विलय पदार्थ हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए 1 kg विलायक ले लिया है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने मोलरता, जब आप मोलरता निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको kg में लेना पड़ेगा, विलायक लेना पड़ेगा। और आप जब मोलरता निकाल रहे थे तो वहाँ आपने 1 लीटर विलयन लिया था। मोलरता और मोलरता में यही फ़र्क है दोस्तों कि वहाँ पे हमने मोलरता निकालते वक्त वहाँ पे क्या लिया था कि 1 लीटर विलयन लिया था और यहाँ पे हमने 1 kg विलायक लिया है। ठीक, तो यहाँ हमने 1 kg विलायक ले लिया है और उस 1 kg विलायक में हम विलय पदार्थ को मिलाएंगे। ठीक, और जब उस विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो उस विलय पदार्थ के मोलों की संख्या जो होती है वो n होती है। ठीक, तो 1 kg विलायक में मिलाए गए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मतलब मोलरता कहलाती है। ठीक, इसकी
परिभाषा हम देख लेते हैं। यहाँ हमने परिभाषा जो लिखा है, किसी विलायक के 1 kg में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, किसी 1 kg विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यहाँ पे हम इसका परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। मोललता बराबर जो होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार kg में। ठीक, यहाँ देखिए हमने विलायक का भार kg में लिया है। ठीक, यहाँ आपको kg में लेना है। इसका फार्मूला हम लिखना चाहें तो m इज इक्वल टू N/W। ये हो गया आपका जो W है वो GM मतलब ग्राम में लिया गया है। अगर ग्राम में लिया गया है तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हमने गुणा कर दिया है। ठीक, क्योंकि वहाँ kg में था तो यहाँ ग्राम में आ रहा है तो 1000 से गुणा हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आप N बराबर हमने आपको मोलों की संख्या निकालना बताया था कि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। यहाँ पर हमने दिखाया है कि मतलब स्मॉल w बाई कैपिटल W आपको दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। N इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m, भार बटे अणुभार। आप इस फार्मूले से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल w बराबर है वो विलय का भार है, m बराबर जो है वो विलय का अणुभार है और w बराबर विलायक का भार है। ठीक, यहाँ स्मॉल w विलय मतलब विलय कम होता है तो स्मॉल w लिया गया है, विलायक ज़्यादा है तो यहाँ कैपिटल W। ठीक, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन फार्मूला डेवलप होता है वो हो गया m इज इक्वल टू स्मॉल w बाई m इंटू W। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो विलायक का भार है कैपिटल W वो आपको लेना है ग्राम में, मतलब ग्राम kg में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर ग्राम में ले रहे हैं तो आप 1000 से गुणा कर देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हमने यहाँ फिर से ऊपर कर दिया है। हम पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज्य, जिसे हम मोल अंश कहते हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि मोल प्रभाज्य मोल अंश क्या होता है। ठीक, तो मोल प्रभाज्य मोल अंश निकालने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है वो मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हमने फार्मूला बता दिया है, आपको पिछले वीडियोस हमने मोलरता मोललता ये सब पढ़ाई हैं, वो जाके आप बैक वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तब आप इसको देखिएगा। तो मोल प्रभाज्य जो होता है दोस्तों, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। ठीक, इसे मोल अंश भी कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप सीधा जानते हैं कि किसी विलयन में, विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय या विलायक। विलय या विलायक मतलब 2 ही घटक उसमें हो सकते हैं, या तो मतलब विलय और विलायक 2 घटक होंगे उसमें। मान लीजिए 2 घटक, एक ये मान लिया है हमने, एक को बी मान लिया है। ठीक, एक विलय है, एक विलायक है। ठीक, विलयन में 2 घटक हैं, विलय प्लस विलायक, 2 घटक से मिलकर विलयन बना होता है। और उस विलयन में मतलब उस विलयन में चाहे जिस घटक की हम वो निकालेंगे मोल प्रभाज्य। तो मान लीजिए हम घटक ए का मोल प्रभाज्य निकाल रहे हैं। ठीक, तो जब घटक ए का मोल प्रभाज्य हम निकालेंगे तो इसको मतलब हम जो मोल प्रभाज्य होता है इसको हम एक्स, बहुत लोग इसको एक्स कहते हैं, कोई चाई पढ़ता है, मतलब सबका पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग है। इसको हम लोग चाई पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चाई ए जो है, ठीक, ये चाई ए जो दिया है, मान लीजिए आप एक्स ए पढ़ रहे हैं तो ये एक्स ए जो है, अब मान लीजिए हम ए का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक्स ए बराबर करेंगे आप, और यहाँ पर जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर कर देंगे। ठीक, उसको ऊपर कर देंगे, उसके मोलों की संख्या मतलब यन, ये मतलब ए घटक के मोलों की संख्या, और प्लस विलयन। विलयन में कौन कौन है, विलय प्लस विलायक मतलब ए प्लस बी दोनों के मोलों की संख्या, मतलब पूरे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक, तो ये मान लीजिए घटक ये का निकालने के लिए आप चाहिए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा मतलब मोल अंश, यहाँ से हम इसका निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा घटक ए के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा फिर घटक ए के मोलों की संख्या प्लस घटक बी की मोलों की संख्या, ये टोटल हो जाएगा विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर घटक बी का निकालना है तो सेम वैसे करना है, जहां आप ये कर रहे थे यहाँ बी कर देना है, मतलब चाई बी बराबर एन बी, मतलब बी के मोलों की संख्या बटे एन ए, मतलब ए के मोलों की संख्या प्लस बी की मोलों की संख्या, यहाँ टोटल विलयन की मोलों की संख्या और यहाँ पर बी के मोलों की संख्या कर देनी है। ठीक,
ठीक। तो इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो चाई ये होता है वो ए का मोल अंश है, मतलब जिसका जो मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं वो यही होता है चाहिए, ठीक। और यन ये जो है ए के मोलों की संख्या है, मतलब घटक ए के मोलों की संख्या है। और चाई बी जो आपका हो गया वो घटक बी का जो हो जाएगा मोल अंश हो जाएगा, मोल प्रभाज। और यन बी जो हो जाएगा वो आपका बी घटक के मोलों की संख्या हो जाएगी। आप को हमने बताया था पिछले वीडियो में कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो मोलों की संख्या का फार्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है भार बटे अणुभार, मतलब वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा आपका N इज इक्वल टू W/m। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, मतलब यहाँ से आप मोल। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में हेनरी का नियम क्या होता है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप आसानी से सीख जाएंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है उस गैस के उस द्रव के ऊपर स्थित आंशिक दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब सीधा यही है दोस्तों कि मान लीजिए कोई द्रव हमने ले लिया, ये एक बर्तन में हमने कोई द्रव भर लिया है और उस द्रव में कोई हम गैस मतलब मिला रहे हैं, ये CO2 गैस हम इसमें मिला रहे हैं, ठीक। तो जो ये CO2 गैस की घुलनशीलता इस द्रव में होगी वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। मतलब कहने का यही है कि जितने आंशिक दाब ये लगाएगा, मतलब ये CO2 गैस जितने दाब ये लगाएगा उतने ज़्यादा ये द्रव में घुलेगा, ठीक। तो यही लिखा गया है इसमें, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के उस द्रव के ऊपर स्थित आंशिक दाब के समानुपाती होगा, मतलब इस गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होगी उसकी विलेयता, ठीक। तो यहाँ हमने ले लिया है यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, मतलब जो उसकी घुलनशीलता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक। यहाँ जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है KH, ये KH कांस्टेंट आ रहा है जिसे हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, मतलब हेनरी स्थिरांक। यहाँ हमने तीनों लिख दिया है। यम क्या होता है, यम जो होता है वो घुली हुई गैस की मात्रा होती है जो द्रव में हम घोल रहे हैं। KH जो होता है वो आपका हेनरी स्थिरांक होता है और P जो होता है वो आपका दाब होता है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। और इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है। तो ये रहा दोस्तों, हम देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है। तो यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ताप बहुत कम ना हो और दाब बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक। ये उच्च ताप और निम्न दाब पर कार्य करता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है, विलयन शांत नहीं होना चाहिए। या उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो विलायक से अपक्रिया नहीं करते हैं। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपको वही गैस मिलाना है उसमें, मतलब वही गैस पे इसका नियम लागू होगा जो विलायक से अपक्रिया ना करें। या नहीं तो पता चले आप किसी गैस को द्रव में मिलाते हैं विलायक में और वो उससे अपक्रिया करके कुछ और बना लेता है तो वो उस पर लागू नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद इसका अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। तो गोताखोर द्वारा जब गोताखोर पानी में जाते हैं तो ये हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग करते हैं, उसी बेसिस पे चलते हैं। और इसी में शीतल पेय पदार्थ में जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या आपका कोका कोला, स्प्राइट, ये सब आ रहे हैं जो इसमें सब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। फेफड़ों की क्रियाविधि में भी आपका हेनरी का नियम यूज होता है, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर वाला भी हम कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रासरण क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रासरण दाब क्या होता है, ठीक। तो प्रासरण आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप प्रासरण दाब नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों जो प्रासरण दाब होता है वो उसमें क्या होता है कि जब किसी दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हम जब उसको पृथक करते हैं तो जो कम सांद्र वाले विलयन होते हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करने लगते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक बर्तन लिया है, ठीक। ये बर्तन लिया, उसमें हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया है बीच में। ये झिल्ली जो आपको दिख रही है ये हमने यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसे सीधे लगाया है और इधर जो हमने किया है इधर हमने ये कम सांद्रता वाले विलयन को भर दिया है और इधर हमने अधिक सांद्रता वाले विलयन को भर दिया है, ठीक। तो क्या होता है कि जब इसको
को जब अर्धपारगम झिल्ली से हमने पृथक किया तो क्या देखा हमने कि ये जो कम सांद्रता वाले विलयन हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगे। देखिए इधर से गति करने लगे हैं इधर की ओर, ठीक, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगे हैं। इसका एक आप आसान सा उदाहरण जान सकते हैं। जैसे किशमिश को आप मान लीजिए पानी में भिगो रहे हैं तो क्या होता है कि किशमिश की जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है और पानी की सांद्रता जो होती है वो कम होती है, और पानी क्या करता है कि किशमिश के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद आप देखते हैं, कुछ देर बाद जब देखेंगे तो किशमिश फूल जाता है, वो मतलब अपना उसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक। तो ये होता है आपका परासरण, ठीक, यही होता है परासरण। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। जो विलयन होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। जब किसी दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो विलयन में उपस्थित अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है, ठीक। मतलब आप यही सीधा जान सकते हैं कि विलयन जो होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन कब जाने लगते हैं? जब इसको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तब। अब इसी से हम समझेंगे कि परासरण दाब क्या होता है, ठीक। अब परासरण दाब समझेंगे तो परासरण दाब जो होता है दोस्तों, परासरण की प्रक्रिया, मतलब जो ये परासरण की प्रक्रिया हो रही है यहाँ से, मतलब जो विलयन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है तो उसी परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को परासरण दाब कहते हैं। मतलब इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो विलयन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है, इस प्रक्रिया को अगर हम रोकना चाहें तो जो दाब हमें अलग से लगाना पड़ेगा उसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। आप इसका एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि जो परासरण की प्रक्रिया होती है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा परासरण दाब। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को परासरण दाब कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पी होता है आपका दाब। यहाँ दाब का मतलब है परासरण दाब से आपको मतलब है, परासरण दाब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ परासरण दाब हो जाएगा। एन जो है वो आपकी मोलर सांद्रता हो जाएगी। आर जो है वो आपका गैस नियतांक है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक। और टी जो है वो आपका टेम्परेचर हो गया, ताप। तो दोस्तों इसका हम एक और रूप में लिख सकते हैं इस फार्मूले को, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक। ये एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे पाई आपका होता है परासरण दाब, ठीक। और यहाँ पे सी जो होता है आपका विलय की मोलर सांद्रता होती है, ठीक। जो होता है सी, ये विलय की मोलर सांद्रता होती है। वही मतलब जो आपका यन होता है वही सी होता है, मतलब यहाँ यन की जगह पे सी लिया गया है, ठीक। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे यन लिया गया है, यहाँ पे सी लिया गया है। और बाकी आपका आर जो है वो वही गैस नियतांक है, आइडियल गैस कांस्टेंट। टी जो है वही टेम्परेचर है यहाँ पे जो हमने लिया है। और इसके बाद पाई जो है वही पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर सॉरी, यहाँ पे जो परासरण दाब है वही है, ठीक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इतना अगर लिख देंगे तो एग्ज़ाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको फिर नीचे कर दे रहा हूँ और यहाँ से आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है दोस्तों कमी, ठीक। आपने उन्नयन और अवनमन, आप इस चैप्टर में दो वर्ड जरूर देखेंगे कि अवनमन और उन्नयन मिलेगा। उन्नयन का मतलब उन्नति से है, ठीक। उन्नति मतलब किसे कहते हैं कि जब किसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, मतलब उसमें बढ़ोतरी होती है तो वो आपका उन्नति हो गया। तो उन्नति मतलब उसमें क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। और अवनमन में ये घटता है, ठीक, इसमें कमी आती है, अवनमन में कमी आती है। तो चलिए हम देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ठीक। तो यह होता है जो जब कोई अवाष्पशील, मतलब जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, मतलब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है, जिससे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, परिभाषा क्या
कहता है कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक, हमको क्या करना है कि एक शुद्ध विलायक लेना है और उस शुद्ध विलायक में हमें क्या करना है कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाना है। ठीक, तो जब हम अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि उस विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसे ही हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका फार्मूला जो है दोस्तों, मतलब यहाँ पे हमने जो P1 = x1 P1 नॉट लिखा है, तो ये आपको मिल जाएगा NCERT में, आपको बुक में मिल जाएगा। जहाँ पे P1 हमने लिया है विलयन में विलायक का वाष्प दाब। ठीक, मतलब ये अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। इसे आप जब विलयन में मतलब विलायक मिल जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, विलयन बनने के बाद शुद्ध विलायक वो नहीं रह जाता है। और x1 जो है दोस्तों वो आपका है विलायक का मोल भिन्न हो जाएगा। ये x1 जो हो जाएगा विलायक का मोल भिन्न हो जाएगा। जो P1 नॉट है दोस्तों वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक, ये अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, क्योंकि वो विलयन में उपस्थित जो विलायक है उसका वाष्प दाब है और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक, P1 नॉट। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है P1 = विलयन में विलायक का वाष्प दाब और x1 = ये हो जाएगा विलायक का मोल भिन्न और P1 नॉट = शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक, तो ये हम देख सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देख रहे हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा P1 दिया गया है ये आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दिखा रहा है। मतलब यही है कि मतलब कितना चेंजिंग हो रहा है वाष्प दाब में। ठीक, कितना कमी आ रही है, ये आपका डेल्टा P1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। और P1 नॉट माइनस P1 हमने क्या लिया है कि P1 नॉट माइनस P1 हमने लिया है। तो मतलब P1 नॉट हमने क्या बताया था आपको कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से हम अब विलयन में विलायक का वाष्प दाब घटा देंगे। ठीक, क्या करेंगे कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा उसमें से अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। ठीक, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और दूसरी तरह से आप ये कर सकते हैं कि जो डेल्टा P1 है, डेल्टा P1 मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपका हो गया और P1 नॉट जो हो गया आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। और उसमें से हम क्या करेंगे कि P1 नॉट x1 को घटा देंगे। हमने ऊपर निकाला था P1 बराबर क्या होता है, P1 बराबर x1 P1 नॉट होता है। ठीक, तो यही चाहे P1 नॉट पहले लिखिए चाहे x1 पहले लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि P1 नॉट x1। ठीक, तो यहाँ पे P1 बराबर क्या है x1, मतलब P1 नॉट x1। तो यहाँ हमने इसकी जगह पे P1 की जगह पे P1 नॉट x1 रख दिया है। ठीक, तो P1 नॉट में से आप P1 नॉट x1 भी घटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि शुद्ध विलायक में से अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब को घटा देना है, जिससे आपको मिल जाएगा आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इस तरह से आप दोस्तों लिख सकते हैं। अगर इतना आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।